लगभग सब वही है। Good morning, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good morning, everyone. सबने पढ़ा डाल्टन्स थ्योरी? रूपम, समझाइए क्या है डाल्टन्स थ्योरी? हाँ विपुल, वही है। आवाज जा रही क्या सबको? हेलो, आवाज जा रही है सबको? हाँ सर, आ रहा है। यस सर। Yes, sir. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखता है तो यस लिखिए। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन सबको विजिबल है? अब विजिबल है? No, sir. अभी विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir.
देखिए सेकंड चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू आपको बता दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में, या इसको हम दूसरे नाम से भी कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब है कि एटम दिखने में कैसा है, एटम्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें हम इनमें पढ़ सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहला डाल्टन्स ने क्या कहा था, डाल्टन की जो थ्योरी थी उन्होंने क्या दिया था कि एटम जो है वो सबसे छोटा हिस्सा माना जाता था किसी भी मैटर का, मतलब उतना छोटा हिस्सा जिसको हम और डिवाइड या और तोड़ या और सब डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब उससे छोटा हिस्सा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो लेकिन बाद में उनकी ये थ्योरी चेंज कर हो गई थी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का डिस्कवरी हुआ था तो ये जो थ्योरी है ये थ्योरी चेंज होके ये आई कि एटम सबसे छोटा हिस्सा ना होकर के उससे भी छोटे हिस्से हैं, उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के नाम से जानते हैं। तो थ्योरी कहता क्या है, जॉन डाल्टन डेवलप्ड हिज फेमस थ्योरी ऑफ एटम in 1803. The main postulates of his theory were: atom was considered as a hard, dense and smallest indivisible particle of matter, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते या जिनको हम तोड़ नहीं सकते। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम्स, हर एक एलिमेंट्स का एक जो एटम्स की खूबी है सब अलग अपनी अलग होती है। एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं सब एक तरह के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। Then the properties of elements differ because of differences in the kinds of atoms contained in them. जितने भी अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज अलग अलग देखने को मिलती है, तो उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सब अपना अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया था उन्होंने, दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ सेटिस्फैक्टरी बेसिस फॉर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ मास एंड लॉ ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, उस लॉ को ये प्योरली सेटिस्फाई करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, दैट इज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। एटम्स को ना ही खत्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, सिर्फ उनका फॉर्म चेंज किया जा सकता है। फॉर्म कहने का मतलब है कि उनके बॉन्ड्स को बदला जा सकता है। ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ के दूसरे बॉन्ड में बनाया जा सकता है और नए तरीके से नई चीजें दी जा सकती है। इनका ड्रॉबैक्स क्या था कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन, हाँ बिल्कुल, लाइक एनर्जी, एनर्जी जो है उसमें भी तो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स क्या था इनका, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स शुड डिफर इन मास एंड वैलेंसी। इन्होंने इस चीज को समझा नहीं पाया कि जितने भी एटम्स हैं, अलग अलग एटम्स हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो अलग अलग एटम्स हैं उनका वैलेंसी अलग क्यों होता है, उनका मास अलग क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा था कि एटम सबसे छोटा हिस्सा है और हर किसी में एटम्स पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हर किसी में एटम्स ही पाए जाते हैं तो सबका मास एक जैसा होना चाहिए। तो इस चीज को ये समझा नहीं सके थे कि सबका मास में फर्क क्यों होता है फिर। और सबकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी कहने का मतलब है जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो फिर अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि हर किसी में एटम्स ही पाया जाता है। तो हर किसी में एटम्स ही पाया जाएगा अगर, तो हर किसी का बॉन्डिंग एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन बॉन्डिंग तो अलग अलग होता है। जैसे आपका क्लोरीन सोडियम के साथ है तो NaCl बनाता है, क्लोरीन कैल्शियम के साथ है तो CaCl2 बनाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि एक बार क्लोरीन एक बॉन्ड से जुड़ रहा है और एक बार क्लोरीन दो बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो वैलेंसी जो है ये वैलेंसी अलग अलग दिख रही है उसकी। ठीक है, तो इस चीज को वो समझाने में फेल हो गए थे। देन सेकेंड पॉइंट क्या था उनका फेलियर का, द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या है, ठीक है, वैसी चीजें जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंस होगा, तो इस चीज को भी वो समझा नहीं पाए थे। आइसोबार्स जिनका एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर में फर्क होता है, तो उसको समझा नहीं पाए थे।
discovery of isotopes and isobars showed that atoms of same elements may have different atomic masses. उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेम एटॉमिक नंबर वाले सबका मास सेम होगा, लेकिन आइसोटोप्स के डिस्कवरी के वजह से उनका ये पॉइंट फेल हो गया था। नेक्स्ट क्या है, एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स मे हैव सेम एटॉमिक मासेस। और इस चीज को आइसोबार्स के भी डिस्कवरी को समझा नहीं पाए थे कि सेम एटॉमिक मास क्यों है लेकिन सेम एटॉमिक नंबर क्यों नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है उनका, द डिस्कवरी ऑफ वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक एक्स-रेज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग लेट 19th century lead to the idea that the atom was no longer an individual and smallest particle of the matter। अब देखिए ये थ्योरी उन्होंने दिया था 18th century में, 1803, इसको हम कहते हैं 18th century, ठीक है। लेकिन 19th century में 19वीं शताब्दी में जब इनका डिस्कवरी हुआ था एक्सरेज का, चाहे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का, तब ये थ्योरी इनका फेल हो गया था कि एटम्स इज द लीस्ट पार्टिकल या एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे पहला है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। देखिए इसको इलेक्ट्रॉन्स को स्टार्टिंग में कैथोड रेज कहा जाता था। कैथोड रेज इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ बढ़ते थे। अभी कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी में क्या किया गया था, एक ये अपरेटस है, इसको इस अपरेटस में कुछ चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे आपका यहाँ पे करंट सप्लाई है, हाई वोल्टेज है जो 10,000 वोल्ट का ये देता है। देन ये आपका जो ट्यूब है इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ आपका कैथोड का कनेक्शन है और इस साइड में आपका एनोड का कनेक्शन है। एनोड यहाँ पॉजिटिव और कैथोड आपका नेगेटिव है, ठीक है। इसमें एक वैक्यूम पंप को कनेक्शन होता है। वैक्यूम पंप को इसलिए ताकि यहाँ पे अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नॉब लगा हुआ है, ये नॉब नहीं है, एक्चुअल में प्रेशर गेज होता है, ठीक है। इसको हम प्रेशर गेज कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो इस प्रेशर गेज की मदद से हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है तो उसको हम कंट्रोल करने के काम में यूज करते हैं ताकि ये जो पूरा सिस्टम है ये प्रेशर की वजह से ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्यूम पंप है जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज किया जाता है। देन अब इसमें क्या है, जब करंट आपका पास होगा तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया था कि कुछ रेज थे जो रेज कैथोड से निकल के एनोड की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब नेगेटिव रेज निकल के आपके पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रहे थे। और इसमें इसी चीज को कहा गया था कि भाई इसमें एक रेज है जो नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरा अपरेटस है, पूरा अरेंजमेंट है इसका। Then when gas pressure is 1 atm, no electric current flows through the tube। जब यहाँ पे जो प्रेशर है गैस का, इसका अगर प्रेशर को हम 1 atm रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, कोई इलेक्ट्रिक फ्लो आपको मतलब कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ से ये सिस्टम पूरा कनेक्ट हो रहा है, वैसा देखने को नहीं मिलेगा, कोई रेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही व्हेन गैस प्रेशर इज रिड्यूस टू 10⁻⁻² atm फ्रॉम 1 atm, मतलब जैसे प्रेशर को रिड्यूस किया जाए और इतना वोल्ट सप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फ्लोइंग एंड एट सेम टाइम लाइट इज एमिटेड बाय द गैस। तो जब आपका ये प्रेशर कम होता है इस डिस्चार्ज ट्यूब में और करंट सप्लाई चालू होता है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक लाइट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, at 10⁻⁻⁴ atm, emission of light ceases and the tube glows with a faint greenish light। जब इसके प्रेशर को हम और घटा दें, पहले 1 atm था तो 1 atm के वक्त यहाँ पे हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला, जैसे ही प्रेशर 10⁻⁻² atm किया गया, मतलब प्रेशर को घटाया गया, तो हमको यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता दिखा, कुछ लाइट फ्लो होते दिखे। उसके बाद इसका प्रेशर और घटाया गया, 10⁻⁴ atm किया गया, तो यहाँ पे हमको क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीनिश लाइट दिखा, वो भी बहुत हल्के कलर का। Then a fluorescence was caused due to the bombardment of the walls of tube by rays emitted from cathode। अब देखिए यहाँ पे जो प्लेट लगाया गया है, ये एक एनोड का जो यहाँ प्लेट लगा है और यहाँ जो कैथोड का प्लेट है, तो कैथोड से जो रेज निकल रहे थे
ग्रीनिश कलर के जो रेज निकल रही है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्लेट के ऊपर एकदम छोटा छोटा दाना के जैसा एक टकराते हैं, दाने के जैसा वहाँ पे स्पॉट बनाते हैं, जिसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो वो स्पॉट देखने को मिला एनोड के ऊपर। These rays were known as cathode rays because they started from cathode and ended to anode and were negatively charged, named as electrode. ठीक है, तो ये जो रेज थे इनको कैथोड रेज इसलिए कहा गया क्योंकि ये कैथोड से निकला और गया एनोड की तरफ, और इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज रेज थे जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़ रहे थे। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है आपका। इसको आप एक बार ड्राइंग को देखिए और ये सारे पॉइंट्स एक बार आप पढ़ के लीजिए, जो डाउट है उसका पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट ना हो तो आप नो लिख सकते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। ओरिजिन का मतलब है कि उसका डिस्कवरी, पहली बार कैसे कैथोड रेज का आविष्कार हुआ था, उसमें ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज लिखा गया है। ATM इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने मोल कॉन्स्टेंट पढ़ा है ना, 1 ATM का प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर शॉर्ट में लिखाता है ATM। सेकेंड पॉइंट कहता है व्हेन गैस प्रेशर, जो जब जैसे 1 ATM का जब ये यहाँ प्रेशर था, जो नॉर्मल प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे सिर पे लगता है, वो 1 ATM का है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे यहाँ पे प्रेशर कम किया जाए और ये वोल्टेज सप्लाई बढ़ा दे दिया जाए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आपको फ्लो करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज आपका सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है, जस्ट सीन एज नियॉन लाइट। आपने कई बार देखा होगा कि गाड़ियों में, गाड़ियों के सजावट के लिए बगल में उसके नीचे में या साइड्स में एक छोटे छोटे लाइट्स लगाते हैं, उनको हम नियॉन लाइट्स कहते हैं। तो उसी की तरह ये ग्लो होता हुआ यहाँ दिखता है। ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, यहाँ पे जो कैथोड रेज मिला, या यूँ कहिए जो इलेक्ट्रॉन हमको मिला, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, कैथोड रेज ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 9 टू 10 टू द पावर 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है चलने की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैवल करने की स्पीड है। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट एनर्जी when they collide with the matter. This shows that cathode rays possess kinetic energy. कहने का मतलब है कि जब कैथोड रेज, यहाँ पे जो कैथोड रे ट्रैवल करके इस जगह से आके टकरा रहा था इस एनोड पे, तो यहाँ पे हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो हीट एनर्जी कब प्रोड्यूस होगा, जब किसी हाई स्पीड ट्रैवलिंग वाले चीज आके किसी चीज से टकराएंगे। तो ये कहता क्या है सेकेंड पॉइंट, कि कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी भी होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट भी होते हैं। द रेज गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, सो द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव वाले प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसके लिए कहा जाता है कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे।
नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स व्हिच हैव मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ सेकंड पॉइंट से हम उठा सकते हैं। कैसे? क्योंकि कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर होगा तो जाहिर सी बात है उसमें मास और वेलोसिटी भी होना चाहिए। These particles were called negatrons by Thomson due to negative charge. थॉमसन ने इसको पहली बार नेगाट्रॉन नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स को पहले नेगाट्रॉन्स नाम दिया गया था और बाद में फिर इलेक्ट्रॉन्स के नाम से इसको बदला गया था। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको नाम पड़ा था सबसे पहले नेगाट्रॉन्स, और ये नेगाट्रॉन जो नाम है ये चेंज किया था स्टोनी नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट, cathode rays when fall on high atomic mass material produces x-rays। ठीक है, जो x-ray प्रोड्यूस होता है अगर कैथोड रे किसी हाई एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स पे या सब्सटेंस पे गिरता है तब। देन कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। जो आप प्लेट देखते हैं फोटोग्राफी के लिए जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज किया जाता है, तो कैथोड रेज उनको खराब कर देते हैं। कैथोड रेज कैन पास थ्रू अ थिन फॉयल ऑफ सॉलिड मटेरियल एंड कैन आयोनाइज देम। कैथोड रेज जो है ये काफी मोटे फॉयल से पास हो जाते हैं और उनको आयोनाइज कर सकते हैं। आयोनाइज का मतलब है कि कैथोड रेज जब किसी गैसियस पार्टिकल से पास हो रहे हो या किसी मटेरियल से पास हो रहे हो तो उनको एनर्जी सप्लाई करते हैं या उनको गैसियस फेज में लाने में मदद करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि जब वो सॉलिड मटेरियल से पास करते हैं तो उसको आयोनाइज भी कर देते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि उनको एनर्जी सप्लाई करना और गैसियस फेज में उनको लेके चले आना। द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कैथोड एंड द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पे जो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ये जो कैथोड का प्लेट लिया गया है इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो इससे हम ये भी पता समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी सेम रहता है। आप एक बार पढ़िए पूरा प्रॉपर्टीज को, कोई डाउट है पूछ लीजिए फिर आगे चलेंगे। Point 6. Cathode rays when fall on high atomic mass material produces X-rays। ठीक है, हाई एटॉमिक मास मटेरियल कहने का मतलब है डी ब्लॉक में आपने एलिमेंट्स पढ़ा है, अगर वैसे एलिमेंट्स पे या सपोज करो आपने लीड लिया, लीड का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है, अगर उसके ऊपर कैथोड रेज गिर जाए तो वहां से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, वही ये लिखा गया है। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और सर्कल्स में भी ट्रेवल करते हैं। उनका पाथ डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड से डिफ्लेक्टेड है। आपको आगे पाथ भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो कौन से पाथ में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो कौन से पाथ में रहेगा। पॉइंट 6 अभी तो बताए। पॉइंट 6 है कि हाई एटॉमिक मास वाले मटेरियल पे अगर कैथोड रे गिरता है या अपना उससे आके टकराता है तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। एक्सरे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में, अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो वहाँ पे एक्सरे निकालते हैं उसको देखने के लिए। ठीक है, तो हाई एटॉमिक मास मटेरियल यहाँ पे कहने का मतलब है वैसे एलिमेंट्स जिसका जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है, जैसे लीड हो गया, देन निकल हो गया, क्रोम वगैरह हो गया, इस टाइप के मटेरियल्स या डी ब्लॉक के जो मटेरियल्स है वो सारे हो जाएंगे। नेचर ऑफ कैथोड कहने का मतलब है यहाँ जो प्लेट लिया गया है इस प्लेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये इसको नेचर ऑफ कैथोड कहा गया है। फोटोग्राफिक प्लेट आप सबने लगभग देखा है।
जैसे एक्सरे निकालते हो तो आपको एक्सरे के बाद एक ब्लैक कलर का प्लेट दिया जाता है, प्लेट ना कह के फिल्म, उसको हम एक्चुअली में फिल्म कहते हैं, ठीक है, उसको फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं, जो आपको मिलता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। अगर आपने एक्सरे करवाया अपने टूटी हड्डी का या किसी चीज़ का, तो उसको फोटोग्राफिक फिल्म कहा जाता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम हार्ड मास यूज़ करें, प्लेट प्लेट जैसी चीज़, तो उसको फोटोग्राफिक प्लेट कहा जाता है। उसको आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट डाउट। देखिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आप पढ़ेंगे, इसको आप एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स के नाम से आपको पढ़ना है, फिजिक्स में, ठीक है। और किसको अफेक्ट कैसे करता है नंदिनी? देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम देखेंगे। अब देखिए ये जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, इसमें अभी इसमें जो आपको रेड में फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये जो फॉर्मूलाज है, ये भले मैं केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको ज़्यादातर फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स नाम से चैप्टर है आपका 12th में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नोट्स आप समझ लीजिए, आपका 11th का केमिस्ट्री का हो रहा है और फिजिक्स 12th का हो रहा है। तो आप इसको एक ऐसा नहीं कि साल भर के बाद आप इसको कहीं घुमा दें या कहीं और छोड़ दें, केमिस्ट्री सोच के इसको छोड़ नहीं दीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा चार्ज टू मास रेशियो, E बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और m है वो भी इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज टू मास रेशियो जो है, इसकी वैल्यू है -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg और -1.7588 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। अब ये चार्ज टू मास रेशियो यूज क्यों किया जाता है? तो चार्ज टू मास रेशियो जो है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स के स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि जब डिफरेंट पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं किसी स्पीड से, तो वो क्या नेचर दिखाते हैं, उनका मास क्या होता है, मूविंग मास और रेस्ट मास उनका क्या होता है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी जो यूजेज है वो मैक्सिमम फिजिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में। अब एक दो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। सबसे पहला है कि जब इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में या इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रहा है और ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या पाथ बनाता है, वो पाथ को निकालते कैसे हैं। जैसे फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ गिवन इज पैराबोलिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ बनाता है इलेक्ट्रॉन, वो पैराबोलिक बनाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड में जो पाथ बनाता है इलेक्ट्रॉन, वो हमारा सर्कुलर पाथ बनाता है। तो ये दो टाइप के पाथ बनते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पैराबोलिक आप सबको पाथ समझ में आता होगा, और सर्कुलर जो है वो भी पाथ पता होगा। फॉर्मूला है y is equals to small e capital E upon 2mv square into x square, where y is equals to deflection in the path of electron in y direction। y direction में electrons की क्या deflection है वो है। then E is equals to charge on electron, capital E intensity of applied electric field, electric field की कितनी तीव्रता है, क्या intensity है, वो लिखा जाता है। then m and v mass and velocity of electron, और x is equal to distance between two parallel electric plates within which electron is moving। मतलब दो पैरेलल प्लेट के बीच में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस होता है x हमारा। देन formula for the calculation of path of electron deflected in magnetic field, the path is circular in nature with radius r। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो सर्कुलर मूवमेंट होता है, एक सर्कल बनाता है वो, और वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ रेडियस बनता है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, r is equals to mv upon eb, where m is equals to mass of electron, v velocity of electron, small e is equals to charge of electron, and capital B is equals to intensity of applied magnetic फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है, तीव्रता कितनी है, उसको हम बी से यहाँ डिनोट करते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आपको बेसिकली
फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में इसका यूज कोई खास नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेंगे। देन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कैसे निकाला गया था। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक का है एक्सपेरिमेंट, ये ड्राइंग भी वहीं से लिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट ने इसको यूज किया था उनका नाम था मिलिकन, और मिलिकन ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। एक्सपेरिमेंट वो किया गया था 1909 में, 1909 में, बाय रॉबर्ट ए मिलिकन। यहाँ पे देखिए एक स्प्रे है, ऑयल स्प्रे, यहाँ से ऑयल को स्प्रे किया जाता है जो एंट्री करता है एक होल के थ्रू। यहाँ पे एक्सरे है, एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है। देन ये दो प्लेट्स हैं, चार्ज प्लेट्स हैं ये दोनों। उसके बाद यहाँ से ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर इस ऑयल ड्रॉप को ऑब्जर्व करता है कि जब ये ऑयल ड्रॉप इस होल से गिर रहा है और इस होल से गिरने के बाद इस प्लेट की ओर आ रहा है तो इसमें क्या फर्क आता है, क्या चार्ज डेवलप होता है। The oil droplets are allowed to pass through the hole and falls in between the two charge plate। ये जो oil droplets है इसको यहाँ से स्प्रे किया जाता है ताकि छोड़ा जाता है कि ये इस होल के द्वारा इन दोनों चार्ज प्लेट्स के बीच में आ सके। The X-rays are irradiated in between the two charged plates, which ionizes the air molecules। अब यहाँ जो एक्सरे है इसका काम क्या है कि यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उनको चार्ज कर सके। देखिए एक्सरे में काफ़ी एनर्जीज होती हैं, तो ये एनर्जी हाई एनर्जी वाले रेज हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको चार्ज करते हैं। The electrons from the air molecules is trapped from air into the oil droplets। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है एयर मॉलिक्यूल्स में जिनको चार्ज मिली है इस एक्सरे के द्वारा, वो इस ऑयल ड्रॉपलेट से जाके चिपक जाते हैं। Then by measuring the velocity of oil droplets, the charge Q of electrons was calculated। तो यहाँ पे जो velocity है, इस velocity को measure करने के बाद उसके चार्ज को डिटरमाइन किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। The charge on electron was found to be -1.6022 into 10 to the power of -19 कूलम। इस एक्सपेरिमेंट में जो चार्ज निकाला गया था वो -1.6022 into 10 to the -19 था। और कई बार आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये चार्ज पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। इसको आप एक बार देखिए, इसके पॉइंट्स पढ़िए, जो डाउट है पूछ लीजिए। Point 2, the X-rays are irradiated in between the two charge plate which ionizes the air molecule। देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है मैंने irradiated, इसका मतलब है कि एक्सरे को इस बीच वाले एरिया में छोड़ा जाता है और एक्सरे में एनर्जी काफ़ी होती है जिसके वजह से ये क्या करते हैं कि यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, मतलब उनको चार्ज करते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो एयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑयल में जाके मतलब ऑयल से के द्वारा ट्रैप किए जाते हैं और तब जाके वेलोसिटी नापी जाती है। सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए?
ठीक है। नेक्स्ट है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली देखा गया था दैट वाज 9.1096 इंटू 10⁻28 ग्राम और 9.1096 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अभी ये जो मास होता है ये होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन का मास तब लिया जाता है जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती है। दिस मास इज नोन एज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन when moving with low speed. The mass of moving electron is calculated by the given formula. ये फॉर्मूला है जिससे मास ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन निकलता है जब वो ट्रैवल कर रहा है तब विथ हाई स्पीड। मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1 प्लस v अपॉन c का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, v प्लस c नहीं होगा, v माइनस c होगा। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस v अपॉन c होगा, ये प्लस हो गया था वहाँ पे। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय रूट अंडर 1 माइनस v अपॉन c। v है हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और c है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट इसलिए लेते हैं क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है, इसीलिए उसकी स्पीड से हर किसी की स्पीड को कंपेयर किया जाता है, इस वजह से हम लाइट की स्पीड यूज करते हैं। तो जब v इज इक्वल्स टू c हो जाए, अगर यहाँ पे v इज इक्वल्स टू c हो जाए तो हमारा मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर v c से ग्रेटर देन हो जाए तो मास जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो एक इमेजिन मतलब इतना कम हो जाएगा कि हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो सबसे अधिक मानी जाती है और अगर स्पीड जितनी ज़्यादा हो मास का उतना कम होना चाहिए। ध्यान रखिए, स्पीड अगर जितनी ज़्यादा होगी मास उतना कम होगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन का और जैसे ही वो c के बराबर होगा तो उसका जो मास है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब हम इसको समझ नहीं सकते इन्फिनिटी को, और अगर वेलोसिटी और बढ़ जाए तो मास इलेक्ट्रॉन का इमेजिनरी हो जाएगा, इसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना अधिक या कितना कम होता है। तो अधिक तो हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कम होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तुलना में 1/1837 टाइम्स होता है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में देखा जाए तो 0.000549 AMU होता है और एक्चुअली में हाइड्रोजन का मास कितना है 1.008 AMU। तो यहाँ से इतना कम होता है इलेक्ट्रॉन्स का मास। डेफिनेशन क्या है कि an electron is defined as a subatomic particle which carries charge minus 1.609 into 10⁻19 coulomb, that is 1 unit negative charge, and has mass 9.109 into 10⁻28 gram, that is 1/1837 mass of the hydrogen atom। मतलब हाइड्रोजन एटम से इतना कम होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। अभी आप इसमें एक बार देख लीजिए, इसको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।